हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की जो समय रेखा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के युग को जो होता है उसको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला तो है पाषाण युग, जिसको हम लोग स्टोन एज के रूप में भी जानते हैं। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन युग जब पत्थर की औजारों का उपयोग होता था। इसमें पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल शामिल है। उसके बाद आता है कांस्य युग, जिसको कि ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी आया था। माना जाता है कि कॉपर हम लोग के पास प्रेजेंट था और टीन अफगानिस्तान से आकर के और ब्रॉन्ज बन गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। जब मनुष्य ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीखा, तो इस युग में लेखन, शहरीकरण और व्यापार का विकास भी हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो वैदिक सिविलाइजेशन आता है, तो ईयरली वैदिक पीरियड्स होता है, लेटर वैदिक पीरियड। तो ईयरली वैदिक पीरियड्स में आयरन का इन्वेंशन नहीं होता है। आयरन का इन्वेंशन 1000 बीसी में होता है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड्स में हम लोग को बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं आयरन के इन्वेंशन के थ्रू। तो लोहे की खोज ने कृषि और युद्ध में क्रांति ला दी और इस युग में महान साम्राज्यों का उदय हुआ और सभ्यता का तेजी से विकास हुआ। जब आयरन का खोज हो गया तो कृषि होने लगी, तो कृषि होने लगी तो लोगों से टैक्स लिया जाने लगा और धीरे-धीरे सभ्यता का विकास होने लगा और फिर टैक्स इत्यादि लेने लगा और पूरी तरीके से विकसित समाज बन गया। तो थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में कैसा था। पूरा पाषाण काल, समय काल इसका था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा युग था। इस काल में आदि मानव गुफाओं में रहते थे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। जीवन शैली कैसी थी, तो वो लोग शिकार और संग्रहण कर पर निर्भर थे। खाना बदोश जीवन था लोगों का, आग की खोज और उपयोग करते थे। गुफा चित्रकला का आरंभ हो गया था उन लोगों को। हम लोगों को भीमबेटका और बाकी सारी चीजों में मिलता है कि लोग गुफा पे पेंटिंग्स और ये सारी चीजें बना करके लोग रहते थे, अपनी जीविकापार्जन करते थे। और वो लोग बैठते होंगे फ्री टाइम में तो ऐसा बनाते थे, फिर शिकार करके खाना-पीना ये सब उन लोग का इस तरीके से चल रहा था। फिर आता है हम लोग का 1 सेकंड थोड़ा-सा। पूरा पाषाण के बाद हम लोग का आ जाता है मध्य पाषाण आता है। तो मध्य पाषाण काल क्या होता है, उससे थोड़ा-सा डेवलप होता है। उसके बाद आता है हम लोग का नवपाषाण काल। तो इसका समय होता है 10,000 ईसा से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस युग में मनुष्य ने शिकार छोड़ कर के कृषि को अपनाना चालू कर दिया था। गेहूँ, जौ, चावल की खेती शुरू हो चुकी थी। पशुपालन का आरंभ हो गया था। भेड़, बकरी, गाय पालना लोगों ने सीख लिया था और अस्थायी बस्तियाँ जो थी वो बस चुकी थी और गाँव बन गए थे। मिट्टी के बर्तन और पॉलिश किए गए पत्थर, औजार बनाए जाने लगे थे। एक सभ्यता की तरह लोग जो थे, वो रहने लगे थे। फिर बात हम लोग करते हैं कि प्राचीन मिस्र, जिसको कि नील घाटी और मेसोपोटामिया, दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन मिस्र है, नील घाटी, इसका समय लगभग 3100 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक है। इसका स्थान कहाँ था? तो नील नदी के किनारे उत्तरी अफ्रीका में। मुख्य विशेषताएं इसकी कौन है? इसके फिरौन शासक थे, पिरामिड का निर्माण किया गया है, चित्रलिपि, लेखन, पुनर्जन्म में विश्वास, नील की बाढ़ से उन्नत कृषि हो गई थी वहाँ पे। नील नदी थी तो वहाँ पे कृषि था। सारी हम लोग देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो नदी के किनारे ही रहती थी, क्योंकि लोगों को था कि हम लोग को रहना है, खाना-पीना है, तो वो नदी के किनारे वो सारी सुविधाएँ उन लोग को मिल जाती थी, जल की व्यवस्था हो जाती थी और सारी चीज़ें जो थी वो फसल उग जाती थी, तो इसलिए सभ्यताएँ नदी के किनारे ही बसी हैं। और हम मेसोपोटामिया, दजला और फरात, ये लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। इसका समय जो है वर्तमान के इराक उपजाऊ अन्नक्षेत्र में है। मुख्य विशेषताएं, ये प्रथम शहर है, उर बेबोलिन किला, क्षीर लिपि का यहाँ पे आविष्कार हुआ। हम्मरूबी की विधि संहिता, सिंचाई प्रणाली, जिगुरात, इन सारी चीजों का अभिलेखों में हम लोग को मिलता है। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेके 1300 ईसा पूर्व विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। इसके प्रमुख नगर कौन थे? हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ये व्यापार का केंद्र था। मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला का महान स्नानघर प्रसिद्ध था। लोथल, गुजरात के प्राचीन बंदरगाह नगर। कालीबंगन, राजस्थान में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नगर नियोजन तो इसका बहुत ही बेस्ट था। आज के आपको मुंबई, दिल्ली में वैसे सुविधाएं नहीं मिलेगी जिस टाइम उस टाइम वहाँ पे था। ग्रिड पैटर्न पर सड़कें थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पक्की ईंटों के मकान थे। जल की व्यवस्था जल को निकलने की अच्छी व्यवस्था थी। सार्वजनिक स्नान घर था। फिर अनाज को रखने के लिए अन्नान घर भी था। 2 भागों में विभाजित था। एक गढ़ी, ऊँची और निचला शहर। जो उस एरिया के थोड़े बहुत रूलर होते थे, थोड़े से शासक होते थे, वो किंग नहीं होते थे, बट उनसे थोड़ा-सा अपर लेवल पे रहता था और बाकी जो नॉर्मल लोगों का घर है वो निचला स्तर पर होता था और वहाँ पे गरीब और अमीर लोगों के घरों में भी डिफरेंस पाया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद 4 महान सभ्यताएँ हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत, रोमन साम्राज्य, प्राचीन ग्रीस और प्राचीन चीन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ नगर नियोजन, जल निकासी, व्यापार व्यवस्था और व्यापार उन्नत किस्म का था। रोमन साम्राज्य में देखते हैं कि रोमन
रोमन साम्राज्य ने कानून, वास्तुकला, सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्लैडिएटर खेल मनोरंजन के प्रमुख शासन थे और प्राचीन ग्रीस ने लोकतंत्र, दर्शन और ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। सोचिए वहाँ पे प्राचीन टाइम में ही लोकतंत्र था, दर्शन था, ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी हो चुकी थी। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यहाँ के महान दार्शनिक थे प्राचीन ग्रीस के, ठीक है? अभी तक हम लोग उनको पढ़ते हैं। प्राचीन चीन, चीन के कागज, बारूद, कंपास और छापखाना का आविष्कार किया। महान दीवार विश्व की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, महान दीवार, तो वो अभी बहुत बड़ी रचनाओं में से एक है। और प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं कहाँ-कहाँ पे आप वर्ल्ड मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आगे की स्लाइड हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिख पा रहा है। मेसोपोटामिया, फ्रान राइस, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इंडिया में, चाइना में है, इंडिया में है और पाकिस्तान के थोड़े से बॉर्डर्स पे है, इस साइड्स में है। फिर प्राचीन चीन, यहाँ पे मेसोपोटामिया, प्राचीन यूनान, रोमन साम्राज्य, आप देखिए यहाँ पे रोमन का साम्राज्य, माया सभ्यता, इजेक्ट सभ्यता, इनमें से कितनी सभ्यताओं के बारे में आप जानते थे? हम लोग तो इंका साम्राज्य, एजेंटा सभ्यता, माया सभ्यता और क्या है रोमन साम्राज्य, प्राचीन यूनान, प्राचीन मिस्र। विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग आगे के स्लाइड पे देखेंगे। मैं तो बस मेसोपोटामिया के बारे में जानती थी और ईरान के बारे में भी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया। अब हम लोग प्राचीन यूनान के बारे में चलिए समझते हैं। प्राचीन यूनान, ठीक है? उस समय प्राचीन यूनान का क्या था? लगभग 800 ईसा पूर्व 146 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर के 146 ईसा पूर्व तक स्थान क्या है? यूनानी प्रायद्वीपीय और द्वीप समूह। शासन, लोकतंत्र का जन्म स्थान एथेंस, नगर नाजिय प्रणाली। और कला क्या है? पाथेन, मंदिर, मूर्ति कला, नाटक का। संस्कृति, दर्शन, प्लेटो, अरस्तु, ओलंपिक खेल, देवता, जीव, साहित्य, ठीक है? और रोमन साम्राज्य में क्या था? समय 27 ईसा पूर्व से लेकर के 476 ईसा पूर्व पश्चिमी स्थान रोम केंद्रित, यूरोपीय, उत्तर अफ्रीकी, पूर्व मध्य में फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। शासन इसका क्या था कि गणतंत्र से साम्राज्य, रोमन कानून व्यवस्था था। कला केलोसियस, सड़कें, जल सेतु का निर्माण हो चुका था। संस्कृति गैलोटियर, खेल, ईसाई धर्म का प्रचार और लैटिन भाषा सब कुछ यहाँ पे था। अब प्राचीन भारत के रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था प्राचीन भारत में? प्राचीन भारत का इतिहास विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। हम यहाँ 3 महत्वपूर्ण कालखंडों का अध्ययन करेंगे जिन्हें भारतीय संस्कृति को आकार दिया। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, आर्यों का आगमन, वेदों की रचना, वर्ण व्यवस्था का विकास, फिर महाजनपद। उसके बाद हम लोग कहा जाता है कि उसके बाद आयरन का इन्वेंशन हो जाता है, तो धीरे-धीरे जनपद स्टार्ट होते हैं, फिर महाजनपद आ जाते हैं। 600 से लेकर 321 ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय, मगध का उत्थान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है। आपको पता है किस तरीके से पहले तो यहाँ पे आते हैं हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को डिफीट करने के चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, फिर बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, फिर अशोक के बाद धीरे-धीरे शासन व्यवस्था आगे बढ़ने लगती है। फिर उनके जो लास्ट रूलर होते हैं बृहदत्त, उनके जो एक पुष्य पुत्र मिंग होते हैं, जो कि उनके ही चीफ कमांडर होते हैं सैनिक्स में, उनको किल करके वो अपना डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। और फिर मौर्यन साम्राज्य का अंत हो जाता है, तो फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड चलने लगता है। उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे लोग जो होते हैं, छोटे-छोटे साम्राज्य के वो लोग रूल करते हैं, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। मौर्य साम्राज्य 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की और अशोक ने इसे चरम पर पहुंचाया, ठीक है? नंद वंश को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में इन्होंने शासन किया। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, अहिंसा और धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रशासन व्यवस्था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, जासूसी तंत्र था, कर प्रणाली थी और सड़क निर्माण की व्यवस्था यहाँ पे थी, ठीक है ना? सड़क निर्माण वो लोग जो भी कर मिलता था उसके द्वारा करते थे। फिर गुप्त साम्राज्य को, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य होता है वो तो चला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है हम लोग के पास मौर्यन साम्राज्य था। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है, उसमें छोटे-छोटे बहुत सारे रूलर्स होते हैं, वो डिफेक्ट करते हैं। फिर ये गुप्ता पीरियड से प्लीज़ आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये वाला जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेम है, नहीं। वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये जो है सिर्फ़ चंद्रगुप्त है। वहाँ पे क्या होता है वो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर होते हैं, ठीक है ना? मौर्यन पीरियड्स के, उसके बाद मौर्यन पीरियड्स खत्म हो जाता है, उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में छोटे-छोटे और भी बहुत सारे इन्वेडर्स आते हैं, इंडिया पे आक्रमण करते हैं। फिर इन सभी के बाद गुप्ता पीरियड एस्टैब्लिश करता है वाइल्ड लेवल पे इंडिया में, ठीक है? तो वो ये दूसरे गुप्ता हैं और वो दूसरे गुप्ता हैं, वो मौर्यन के थे। चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्यन पीरियड्स में आते हैं, उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है, उसके बाद हम लोग का गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है, तो हम लोग अब गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता था, क्यों? क्योंकि गुप्त साम्राज्य 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में विज्ञान, कला और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, साम्राज्य की स्थापना हुई। समुद्रगुप्त, इसको भारत का नेपोलियन कहा
कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री में समुद्रगुप्त हुआ था, ठीक है ना? तो इसलिए क्यों ना हम नेपोलियन को भारत का नेपोलियन को क्यों ना हम वेस्ट का समुद्रगुप्त कहें, है ना? तो इस तरीके का लोगों का विचार है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य थे, उन्होंने बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को हासिल किया। आर्यभट्ट, इन्हीं के काल में शून्य की खोज हुई, पृथ्वी का घूर्णन का पता लगाया, वारमेर ने खगोल विज्ञान को खोजा, कला और साहित्य को पता चला। फिर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, अजंता एलोरा की गुफाएं के बारे में पता चला और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, सब कुछ हुआ। तो इसलिए सबका मानना है कि इतने सारे युग हुए इसमें, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। और बहुत सारे प्राचीन आविष्कार एवं खोज, किस तरीके से आविष्कार और खोज हुए थे गुप्ता पीरियड में, क्या क्या ये हम लोग जान रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए जिन्होंने मानव जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये आविष्कार आज भी हमारे जीवन का आधार है। लेखन कला, यूनिफॉर्म 344 ईसा मेसोपोटामिया चित्रलिपि और फिनेंशियन वर्णमाला। इस वर्णमाला में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ था। तो पहले लेखन कला का इस्तेमाल हो गया था कि किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लोग रोक सेल्टर पे कैलसेल्टर पे लिखने लगे। ठीक है, फिर सुमेरियन पहला 3500 ईसा पूर्व रथ निर्माण, कुम्हार का चाक, परिवहन क्रांति, तो ये सब इस्तेमाल हुआ, तभी तो व्यापार हुआ और धीरे धीरे सभ्यता बढ़ने लगी। आज भी हम लोग पहिए का इस्तेमाल तो करते हैं ना, जाने के लिए इधर से उधर, उसका डेवलप रूप है, बट है तो वही चीज ना। फिर गणित, शून्य की खोज भारत, पाइथागोरस प्रमेय यूनान में, देखो शून्य की खोज भारत में हुआ, पाइथागोरस प्रमेय यूनान में हुआ, दशमलव प्रणाली ज्यामितीय मिस्र में हुई और धातुकर्म कांस्य युग 3300 ईसा पूर्व से लेकर के लोहा गलाना, सोना चांदी शुद्धिकरण हथियार सब चीज का निर्माण हो गया। ठीक है, 3300 ईसा पूर्व में। प्राचीन प्राचीन विश्व की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन विश्व है उसकी धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं क्या थी। तो कौन-कौन सी चीज़ें थी? तो हिंदू जो धर्म था, वेद, उपनिषद, गीता विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। उसके बाद हम लोग का आता है कि रोमन धर्म जो है बहुदेवाद, जुपिटर, मंगल देवता की पूजा करता है। चीनी दर्शन में कन्फ्यूजन, ताओवाद, यिन यांग इन सब की पूजा होती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो थे वो 4 आर्य को सत्य मानते थे कि किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, सब चीज़ का मीडियम मेथड होना चाहिए और उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया हुआ है, ठीक है? और जैन धर्म में महावीर स्वामी अहिंसा, अनेकतावाद के बाद में अहिंसा इस लोग को वहाँ पे बहुत ही लास्ट लेवल तक ले गया। वो लोग बाल को भी ऐसे काटते नहीं है कि बाल में जुएँ हो रही हैं तो उनकी डेथ हो जाएँगी। वो लोग एक-एक बाल को नोच-नोच के ऐसे करते हैं। मिस्र धर्म में जो होता है ना, और एक शिष्या पुनर्जन्म की वहाँ पे मान्यता थी, तो वहाँ पे मम्मीज़ बना कर के रखी जाती है। फिर लोगों का डेथ होता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उसमें दी जाती हैं। यूनानी दर्शन में सुकरात, प्लेटो, अरस्तू के विचार हैं, वो उन सारी चीज़ों को। पारसी धर्म में जरस्तु, अग्नि पूजा, द्वैतवाद, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब इसमें इस्लाम के बारे में तो ज़्यादा दिया नहीं है, कोई बात नहीं। प्राचीन विश्व की यही सारे धर्म थे, शायद इस्लाम नहीं था, इसलिए तो इस्लाम ने दिया, पता नहीं। इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, इसमें दिया नहीं है तो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है कि कोई संस्कृत भाषा या कुछ और भाषा में लिखा हुआ है, बट हम लोग इनेबल हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है? प्राचीन विश्व की धार्मिक एवं दार्शनिक परंपरा। अब हम लोग पूर्वी युद्ध कला, चीन, भारत, जापान और पश्चिमी युद्ध कला, ग्रीस, रोम, मिस्र, क्या-क्या इनकी युद्ध की कला थी, उनके बारे में जानते हैं। तो काल 3000 से लेकर के 500 बीसी में प्रमुख सभ्यताएं, चीन, भारत, जापान, फारस। मुख्य विशेषता इनकी क्या थी? सन तुज की युद्ध, युद्ध की कला इनकी क्या थी कि हाथी सेना थी, धनुर्विद्या थी, घुड़सवार सेना थी, चक्रव्यूह जैसी रणनीतियां थी, आत्मरक्षा कलाएं और गुरिल्ला युद्ध थी। आपको पता चलता है कि जो सिकंदर सिकंदर इंडिया में आता है कि वो एक हमला करना चाहता है, उसकी सेना बहुत टाइम से हार रही थी, बट उसको पता चलता है कि इंडिया स्टेप में हाथी है, तो वो हाथी से डर करके भाग जाता है। वो मतलब उनके सैनिक चले जाते हैं, वो नहीं आते हैं इंडिया में, अपना नहीं करते। तो ऐसा माना जाता है कि हाथी की वजह से ही। फिर पश्चिमी युद्ध कला में ग्रीस, रोम, मिस्र होते हैं। काल जो है 3000 बीसी से लेकर 476 जी तक। प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है? तो ग्रीस, रोम, मिस्र का थे। मुख्य विशेषताएं फॉलेकस फॉर्मेशन, रोमन लीजन, युद्ध रथ और घेराबंदी हथियार का नहीं लोग का था, नौसेना का शक्ति, अनुशासित पैदल सेना थी और सड़क का निर्माण इन्हीं के लोगों ने। फिर अलेक्जेंडर की सेना भी तो ऐसी थी ना। प्राचीन इतिहास की विरासत, प्राचीन इतिहास की विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवित है। लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, दर्शन और विज्ञान बना जाता है कि पुराने समय में जो लिच्छवीगढ़ राज्य था, वहाँ पे प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में वहाँ पे लोग गणतंत्र के द्वारा रहते थे, और जब अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लोग जैसे मिलजुल करके बैठ करके डिसीजन लेते थे, गण गणा होते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जब आयरन का इन्वेंशन हो गया, खेती होने लगी, तब राजा की प्रणाली और ये सारी चीजें हो गई। नहीं तो उससे पहले सभी लोग मिलजुल कर जो एरिया के जो भी सिविलाइज्ड पीपल होते थे, बड़े जो बुजुर्ग लोग होते थे, तो वो सब मिल करके डिसीजन लिया करते थे, ऐसा दिखाता है। तो प्राचीन इतिहास की विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवंत है। लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, दर्शन और विज्ञान की नींव प्राचीन सभ्यताओं में रखी है। वास्तुकला, साहित्य और धर्म में प्राचीन प्रभाव स्पष्ट दिखाता है। गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान की आधुनिक प्रगति प्राचीन ज्ञान पर हम लोगों की क्या है, आधारित है। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का है आप लोग सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।